नमस्कार मान्यवर, स्वागत है आपका इस सत्र में। इस सत्र में हम बात करने जा रहे हैं अग्निपथ स्कीम के बारे में। समझेंगे इसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं के बारे में, इससे जुड़ी हुई बहाली प्रक्रिया के बारे में, क्या फ़ायदा क्या नुकसान, सरकार का इस स्कीम के पीछे का क्या मोटो है, क्यों विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग इस स्कीम के बारे में क्या भ्रांतियां फैला रहे हैं, सब चीर-फाड़ होगी इस वीडियो में। तो आपको बने रहना है मेरे इस वीडियो में। आइए बात करते हैं इस अग्निपथ स्कीम के बारे में। तो मान्यवर ध्यान देंगे कि अगर किसी को आर्म फोर्सेज में जाना है तो दो तरीके होते हैं। पहला जो होता है वो है परमानेंट कमीशन, और दूसरा जो होता है वो होता है एसएससी यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो आइए पहले परमानेंट कमीशन को समझते हैं। सेना में अलग अलग विंग होते हैं, हर विंग का रिटायरमेंट एज अलग होता है, यानी कि उस विंग में कितने वर्ष तक आप काम कर सकते हैं। किसी का 50 वर्ष के बाद आपको रिटायरमेंट हो जाती है, किसी में 40 वर्ष के बाद हो जाती है। तो जो परमानेंट कमीशन के थ्रू इस विंग में वर्क करते हैं वो रिटायरमेंट तक वर्क करते हैं, और उनके बाद रिटायरमेंट के बाद उनको एक्स सर्विसमैन की सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं, जैसे उनको पेंशन, ग्रेजुएटी इत्यादि जो सुविधाएं हैं वो प्राप्त होती हैं। अब दूसरा होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन में बहाली जो होती है वो 10 या किसी खास कारणों में 14 साल तक होती है। और मैं फिर से बता दूं कि इसमें आपको ग्रेजुएटी या फिर पेंशन जैसी व्यवस्था नहीं होती है। ये जो बातें थी वो परमानेंट कमीशन के लेवल पे और शॉर्ट सर्विस कमीशन के लेवल पे थे। अब आइए जानते हैं कि अगर आपको आर्म फोर्सेज यानी कि सेना में जाना है तो उसमें रैंक के आधार पर कितने लेवल हो सकते हैं। तो देखिए, एक तो पहला लेवल होता है ऑफिसर लेवल, और दूसरा लेवल जो होता है वो होता है जवान लेवल, जिसको आप सैनिक लेवल भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले समझने वाली बात ये होगी कि आप ऐसे समझिए कि पहले सेना में दो ही लेवल थे। पहला जो था वो ऑफिसर लेवल और दूसरा जो था वो था सैनिक लेवल। अब ये तीसरा एक और लेवल जुड़ गया है अग्निपथ, यानी कि आप इसको ऑफिसर लेवल यानी कि परमानेंट कमीशन, शॉर्ट सर्विस कमीशन और साथ साथ अग्निपथ, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग लेवल की बात कर लेते हैं। तो जो ऑफिसर लेवल पहला लेवल है उसकी जैसी बहाली पहले होती थी वैसे ही होती रहेगी, उसमें इस अग्निपथ स्कीम के चलते कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो बच्चा है जो सेकंड लेवल यानी कि सैनिक लेवल, यानी कि ये जो अग्निपथ स्कीम है इसका सैनिक लेवल से ही लेना देना है। पहले जो बहालियां होती थी वो दो लेवल पे होती थी, ऑफिसर लेवल और सैनिक लेवल, और इसी में आपको एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज के प्रारूप पर आपको प्रमोशन मिलता था। लेकिन इस बार जो ये अग्निपथ स्कीम जोड़ी गई है इसमें आपको ऑफिसर लेवल के आपको प्रमोशन या उसमें एक्सपर्टीज के ऊपर या उसके एक्सपीरियंस के ऊपर या उसकी सुविधाओं के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी फर्क किस पर पड़ने जा रहा है? फर्क पड़ने जा रहा है जवान लेवल यानी कि सैनिक लेवल पे। तो आइए समझते हैं। अग्निपथ स्कीम का ऑफिसर लेवल की भर्ती से कोई लेना देना नहीं है। जो लोग ऐसा समझ रहे हैं कि ऑफिसर की भर्ती और सैनिक लेवल भर्ती के अलावा भी एक और स्कीम आ गई है अग्निपथ, तो ये जान लें कि सैनिक लेवल की भर्ती सिर्फ इसी स्कीम से होगी, अग्निपथ स्कीम से होगी, और ऑफिसर लेवल से कोई लेना देना नहीं है। वो बहाली पहले की तरह चलती रहेगी। यानी जो भी भारतीय सेना में सैनिक बनेंगे उनको अग्निपथ स्कीम के थ्रू ही जाना होगा। इसके पहले कि अग्निपथ क्यों है, क्या है, लोग इससे क्यों नाराज हैं, आइए कुछ अग्निपथ स्कीम के बारे में जान लेते हैं। जिसकी भी एज 17.5 वर्ष से 21 वर्ष है और वो 10th या 10+2 जो है पास कर चुका है, वो इस अग्निपथ स्कीम में अप्लाई कर सकता है। केवल 2022 के लिए अधिकतम उम्र की सीमा 23 वर्ष रखी गई हैं। महिलाओं के लिए यानी फीमेल के लिए वैकेंसीज अभी नहीं, रिक्रूटमेंट नहीं खुली हैं, आगे महिलाओं की भी रिक्रूटमेंट ओपन होंगी, ऐसा अग्निवीर स्कीम में बोला गया है। बहाली में सभी प्रक्रियाएं, जो रिक्रूटमेंट की प्रक्रियाएं होती हैं, फिजिकल, मेडिकल, वो पहले की तरह ही होंगी, और जो अवार्ड्स वगैरह भी मिलते हैं वो भी पहले की तरह ही होगी। सैलरी जो है वो पहले से ज़्यादा मिलेगी, यानी पहले जो सैनिकों को सैलरी शुरुआती 4 वर्षों में मिलता था उससे ज़्यादा मिलेगी।
पहले सैनिकों की भर्ती में शुरुआती 4 वर्षों में 21,700 रुपये मिलते थे, लेकिन अग्निवीर स्कीम के तहत पहले साल जो है 30,000 रुपया, दूसरे साल जो है 33,000 रुपये, तीसरे साल 36,500 और चौथे साल 40,000 रुपये मिलेगी। यानी पहले से सैनिकों की सैलरी बढ़ेगी। इस स्कीम में जो भी सैलरी मिलेगी उसका 30% फंड जो है वो अग्निवीर फंड में चला जाएगा और 30% उतनी ही राशि गवर्नमेंट भी अग्निवीर फंड में जमा करेगी, जैसा कि पीएफ में होता है। 4 सालों के बाद जो अग्निवीर रिटायर करेंगे उनके हैंड में कमोबेश 12 लाख रुपए, मतलब 11 लाख समथिंग, मतलब कमोबेश 12 लाख रुपए उनके हैंड में मिलेंगे और साथ ही साथ वो इस रुपए के अगेंस्ट जो उनका फंड मिलेगा आफ्टर रिटायरमेंट, उस फंड के अगेंस्ट 18 लाख का लोन। जब तक एक अग्निवीर सर्विस में रहेगा, यानी उसके 4 साल के सर्विस पीरियड में उसको 48 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी मिलेगा। यानी उस क्रम में अगर उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो 48 लाख रुपए का जो है इंश्योरेंस कवरेज में मिलेगा। और 3 महीने के अंदर सरकार ने 46,000 अग्निवीरों को भर्ती करने का लक्ष्य रखा। की बात करें तो पैसा पहले से ज़्यादा है, लोन भी मिल रहा है। जो भर्तियां पिछले 2 साल से रुकी हुई थी उसके लिए 46,000 भर्तियां भी आ गई हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इस अग्निवीर स्कीम के बाद लोग ज़्यादा अनुशासित होकर निकलेंगे, सोसाइटी में जाएंगे। पुलिस में, सीएपीएफ में, असम राइफल्स में रिजर्वेशन भी किया गया है। कई राज्य की सरकारों ने भी नौकरियों में रिजर्वेशन की बात कही है। फ़ायदे इसमें ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। आपको ये भर्ती पूरी होने के बाद आपको 12 लाख रुपए हाथ में मिलने वाले हैं, 18 लाख रुपए लोन में मिलने वाले हैं। तो जब फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं तो फिर विरोध हो क्यों रहा है? देखिए, ये स्कीम जितनी सीधी और आसान लगती है उतनी सीधी और आसान है नहीं। तो आइए इसके नकारात्मक पहलुओं पर एक नज़र। तमाम खूबियों के बाद भी, सैलरी अच्छी होने के बाद से, आपको डिग्रीज के बाद भी अगर अग्निवीर के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है तो वो कौन से नकारात्मक पहलू हैं? सबसे पहले देखिए, इसमें ग्रेचुइटी नहीं है, पेंशन नहीं है और जो मेडिकल बेनिफिट्स पहले जिस सैनिक को, उसके पूरे फैमिली को जो मेडिकल बेनिफिट्स मिलती थी वो नहीं है, पेंशन नहीं है। और वन टाइम 12 लाख के करीब रुपए तो मिल रहे हैं, लेकिन अगर इसका कंपैरिजन पुराने भर्ती वाले सेना के जवान के परिवारजनों को मिलने वाले मेडिकल बेनिफिट्स और दूसरी सुविधाओं के साथ करें तो ये काफ़ी कम है। और शहीद होने के बाद भी जो पुराने सैनिक और उसके घर वालों को जो सुविधाएं मिलती थी, जो पैसे मिलते थे, उस पैसे और सुविधाओं से कंपेयर करें तो अग्निवीरों को, अगर अग्निवीर वीर गति को प्राप्त होते हैं तो उनको जो राशि प्राप्त होगी वो काफ़ी कम है। तो ये कुछ ऐसे मैटर हैं जिनको लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। 4 साल के बाद जो 75% अग्निवीर लौटेंगे उनका जॉब सिक्योरिटी क्या होगा, ये भी संशय है। शादी वगैरह में भी जैसे क्या होता है कि सेना में अगर जवानों की भर्ती होती है तो कई जगहों पर उनकी शादी फिक्स कर दी जाती है और यहाँ तो अभी ऐसा लगेगा कि 4 साल एडहॉक पे कर रहे हैं और उसके बाद वो नौकरी जो है परमानेंट होगी कि नहीं। लड़की का बाप भी इंतजार करेगा कि 4 साल वेट करके देखते हैं इसकी परमानेंट होती है कि नहीं होती है। तो इन सारे बिंदुओं के साथ ही साथ ये अग्निपथ स्कीम अगर पैरेलल स्कीम होती, यानी कि सेना के जवानों के लिए एक पैरेलल स्कीम होती जिनमें उनको ट्रेन किया जाता, तब तो ये अच्छी रहती। लेकिन सरकार का क्या पक्ष है, सरकार इस स्कीम को लाने के पहले क्या होमवर्क की है, इन सारी बातों को भी हम लोग अपने दूसरे वीडियो में जानेंगे। तब तक मैं अपने जो भी मेरे इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं, मेरे मित्र हैं, मान्यवर हैं, उनके विवेक पे छोड़ देता हूं कि आपको ये अग्निपथ स्कीम कैसी लग रही है। मैंने इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को समझाने का प्रयास किया है इस वीडियो के माध्यम से। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नमस्कार।